चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट। ठीक है जी, एवरीथिंग ओके नाउ। और क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का जो मैं गाइडेंस आप सभी लोगों को देता हूँ उसे दोहरा दूं, ताकि जो लोग नए आते हैं क्लास में उन्हें भी सारी बातें पता चल जाए कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा थ्योरी कहीं से मत पढ़ना। किसी भी किताब से आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर। वहाँ पे सबसे पहले ना कम्युनिटी वाले सेक्शन में डेली बेसिस पे चेक कर लिया कीजिए कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो उनको आंसर कीजिए। आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर अगर उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको क्वेश्चंस का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ। वहाँ एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जो भी लेटेस्ट क्लास होगी वो उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, बाकी उस प्लेलिस्ट में जितने भी पहले से क्लासेस हैं वो भी सभी देख लीजिए। डेफिनेटली फायदा ही मिलेगा आपको। अगर आप बोलें सर इन क्वेश्चन के एमसीक्यूज पीडीएफ हमें मिल जाएंगे, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसको आप ज्वाइन करके वहां से एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इवन एमसीक्यूज के साथ साथ आप टॉपिक और चैप्टर्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये दोनों मेरे ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हो उस पर अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। पहले डेट डाल देता हूं, दैट इज 5 नवंबर, यानी 5 नवंबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर या टॉपिक चल रहा था एमएस ऑफिस, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, एमएस ऑफिस को हिंदी में भी एमएस ऑफिस ही कहा जाएगा। और एमएस ऑफिस के जिस वर्जन को हम बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। बट पुराने वर्जन को लेकर जो भी चेंज या बदलाव हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताता जाऊंगा। ठीक, एमएस ऑफिस के अंदर जिस एप्लीकेशन को अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को एक शब्द में अगर कहना हो ये क्या है, तो हम इसको बोल देते हैं बेटा स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन शब्द लिखा हुआ ना आए, तो केवल है ना ये लिखा हुआ है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो वो भी ठीक है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप एमएस एक्सेल से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको मेन्यू बार पढ़ना ही होगा। और मेन्यू में जितने भी शब्द आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब कहा जाता है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला मेन्यू था फाइल के नाम से, इसके बाद है होम के नाम से, इसके बाद है इंसर्ट के नाम से, इसके बाद आता है इंसर्ट के बाद आता है पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट के बाद आ जाता है फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज के बाद आता है डेटा, डेटा के बाद आता है दैट इज रिव्यू, रिव्यू के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आता है हेल्प के नाम से। ठीक है, इसके बाद एक और मिल जाएगा आपको लिखा हुआ यहाँ पर मेन्यू या टैब, जिसे पावर पिवट कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मेन्यू या टैब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता है कि किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक व्हाइट कलर की मोटी सी पट्टी हमें दिखाई देती है, जिसको रिबन कहते हैं। ठीक, और रिबन पर सबसे पहले ग्रुप्स दिखाई देंगे, और ग्रुप्स के अंदर हमारे कमांड्स या टूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम फाइल वाले इस मेन्यू को डिस्कस कर चुके हैं, होम को भी डिस्कस कर चुके हैं, इंसर्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज लेआउट को। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बच्चे का कमेंट है, सर आपकी दिवाली कैसी गुजरी? अच्छा, बढ़िया भाई, दिवाली सब ठीक, सारे त्यौहार जो भी थे वो अच्छे गए। आई होप सो कि आप सभी लोगों के भी जो त्यौहार थे, दिवाली हो गया, गोवर्धन पूजा हो गई, और भाई दूज हो गई, है ना। आप कुछ लोगों का शायद छठ पूजा भी हो गई। तो आई होप सबका जो फेस्टिवल है अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। ठीक, चलो, तो कोई अब डाउट नहीं है तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, पेज लेआउट की अगर हम बात करें, यानी जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही हमें ग्रुप देखने को मिलता है यहाँ पर थीम के नाम से। ये बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में था। एमएस वर्ड में भी थीम सबसे पहला ग्रुप था। ठीक,
अब इस थीम में क्या होता है, बेसिकली थीम के अंदर है ना अलग अलग थीम वाले इस ग्रुप के अंदर अलग अलग थीम दी गई होती हैं। ये वैसे ही जैसे मोबाइल फोन की थीम आप चेंज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था। फिर दोबारा से रिवाइज कर लो बस कि अगर आप अलग अलग तरीके की थीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो उन थीम्स के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो एक तो फॉन्ट, इसके अलावा फॉन्ट का साइज और इफेक्ट्स, फॉन्ट इफेक्ट्स भी आप इनको कह सकते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और कलर भी चेंज हो जाता है, कलर भी लिख लीजिए। हर एक थीम का अपना एक कलर, अलग अलग कलर होगा, अलग तरीके से वो थीम बनाई गई होगी। तो बेसिकली जिस भी थीम को आप चूज करेंगे ना, तो उसके अंदर फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, इफेक्ट और कलर ये सब चेंज हुए होते हैं। ठीक है, आपको जो भी थीम पसंद आए उस थीम पर क्लिक कर सकते हैं और वही थीम आपके एक्सेल की फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो थीम नाम का जो ग्रुप है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो सेकंड नंबर पर आपको एक और ग्रुप यहाँ मिलेगा जिस पर पेज सेटअप लिखा होता है। और पेज सेटअप के अंदर सबसे पहला जो टूल हमें मिलता है वो है मार्जिन के नाम से। ठीक है, अब देखो आपको अगर याद हो तो एमएस वर्ड में मैंने मार्जिन के बारे में आपको बताया था, है ना। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या था? नॉर्मल मार्जिन। बट इसके अलावा एमएस वर्ड में और भी कई तरीके के मार्जिन थे, जैसे वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, फिर गटर मार्जिन, मिरर मार्जिन, ऐसे ढेर सारे मार्जिन वहां पर मौजूद थे। तो उसी तरीके से ना यहाँ पर भी मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बट बात ये आती है कि सर मार्जिन तो किसी पेज के ऊपर होता है या पेज की साइड में होता है चारों तरफ, है ना। तो हमारी एक्सेल की जो शीट है वो तो है ना किसी पेज जैसी तो दिखती नहीं है, वो तो रो और कॉलम वाली शीट जैसी दिखती है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप एमएस एक्सेल की फाइल को या शीट को एक पेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना चाहें तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू वाले इस मेन्यू या टैब के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि देखो जब हम एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू दिखाई देता है वो नॉर्मल व्यू होता है। बट अगर हम चाहें तो इसे पेज लेआउट व्यू में भी चेंज करके देख सकते हैं। जब हम पेज लेआउट व्यू में चेंज करके देखेंगे अपनी एक्सेल की फाइल को, तब एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में डिवाइड होते हुए दिखाई देती है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जब आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जब है ना हम किसी एमएस एक्सेल की फाइल को, है ना, नॉर्मल व्यू से पेज लेआउट व्यू में चेंज करके देखते हैं, तब हमारी एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी और जहां पेज शब्द आ जाएगा वहां मार्जिन होगा ही होगा, है ना। तो अगर आपको यहाँ मार्जिन सेट करने का ऑप्शन दिया गया है तो ये नॉर्मल व्यू में आप मार्जिन सेट नहीं कर सकते, ना देख पाएंगे। एक्सेल की शीट के पेज लेआउट व्यू में जब आप जाएंगे तब जाके आपको ये मार्जिन सेट करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मार्जिन में है ना नॉर्मल मार्जिन यहां पर भी बाय डिफॉल्ट होता है। नॉर्मल मार्जिन ब्रैकेट में लिख लेना बाय डिफॉल्ट। और ये बात आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है? स्वतः ही, यानी कि जो वो चीज जो अपने आप खुद से आए उसे बाय डिफॉल्ट कहा जाता है। तो नॉर्मल मार्जिन में, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी नॉर्मल मार्जिन ही बाय डिफॉल्ट मार्जिन है जैसे एमएस वर्ड में था। बट यहाँ पर एक मुद्दे की बात क्या है, वो है इंपॉर्टेंट बात भी है, उसे भी ध्यान रखना। देखो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, यानी कि बायां और दायां, इसके साथ साथ है ना हेडर और फूटर को भी है ना यहाँ पर मार्जिन में ही कंसीडर किया जाता है। यानी ये दो नाम भी मार्जिन के अंदर ही आते हैं। जैसे एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर मार्जिन, जो कोई भी मार्जिन अगर हम सेट करते हैं, सपोज दैट कि हम नॉर्मल मार्जिन देख रहे हैं या वाइड मार्जिन या मॉडरेट मार्जिन, कोई भी मार्जिन अगर देख रहे हैं, तो उसमें 4 ही पोजीशंस होती हैं बेसिकली, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है ना। हेडर फूटर को मार्जिन में एमएस वर्ड में नहीं रखा जाता, पर जबकि एक्सेल की अगर हम बात करेंगे और यहाँ मार्जिन सेट करेंगे तो हेडर फूटर भी मार्जिन के अंदर ही आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक पेपर में मैंने क्वेश्चन ये देखा था कि एमएस एक्सेल में वहां कुछ इस तरीके से पूछा कि एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा मार्जिन की एक पोजीशन होती है इस या नहीं होती है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, एक पेपर में आया। तो वहां पर हेडर फूटर का जिक्र था एक ऑप्शन पे, तो ये होती है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, जैसे एमएस वर्ड को पढ़ा हुआ है उन्होंने, तो वो सोचेंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 4 ही मार्जिन पोजीशन होती हैं, जबकि हेडर फूटर भी एक्सेल में मार्जिन पोजीशन होती है। ठीक है, अब इसके डायमेंशन आप याद रख सकते हैं, दैट इज 0.75 इंच, 0.75 इंच। लेफ्ट राइट होता है 0.7 इंच का, ये भी 0.7 इंच का, और ये होता है 0.3 इंचेस का, 0.3 इंचेस का। ठीक है, तो नॉर्मल मार्जिन के ही केवल डायमेंशंस को आप याद रखिएगा, बाकी और भी कुछ मार्जिन के नाम मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, उनके डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इसे आप नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर, समझ में आ गया? बाकी देखो आप सभी लोगों से ये बात मैंने पहले भी बोली है, दोबारा से बोल देता हूँ, अगर आपका लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो एज इट इज, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है बिल्कुल सेम एज इट इज, क्लास पीडीएफ मैं बनाकर आपको दे ही रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। एमएस एक्सेल के नाम से फाइल होगी, जिसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई लिख रहा है मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक, तो दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि नॉर्मल मार्जिन भी एमएस वर्ड की तरह यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। बाकी एक बात और ध्यान रखनी है कि मार्जिन में हेडर फूटर भी कंसीडर किया जाता है यहाँ पर एक्सेल में। ठीक, अब आगे देखो, नॉर्मल मार्जिन के अलावा यहाँ पर और कौन से मार्जिन हमें पहले से सेट करके दिए गए हैं, तो दो नाम और लिख लीजिए। एक है वाइड मार्जिन और दूसरा होता है नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन, इसके बाद एक लास्ट और लिखिए, दैट इज कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का मतलब समझ गए, यानी कस्टमाइजेशन, मतलब अपने अनुसार मार्जिन को सेट करना, अपने अनुसार मार्जिन सेट करना। तो ये है ना, आपको नाम ध्यान रखना है कि एक्सेल में नॉर्मल मार्जिन, वाइड, नैरो और एक कस्टम मार्जिन आपको दिया गया होता है। अब देखो, अगर इस पर मेरे को कोई क्वेश्चन बनाना हो तो मैं ऐसे बना सकता हूं ना। जैसे सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से एक्सेल के अंदर कौन सा मार्जिन नहीं होता है, और मैं यहां पर ये लिख दूं नैरो मार्जिन, वाइड मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, और यहां लिख देता हूं मैं दैट इज मॉडरेट मार्जिन। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन के आंसर तो आप तभी दे सकते हो ना जब आपको एटलीस्ट पता हो कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से मार्जिन मौजूद हैं, तभी तो दे पाओगे। तो इसीलिए ना इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है। इनके अंदर के डायमेंशन नहीं पूछे जाते हैं, उनको याद करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा याद करने का मन हो तो नॉर्मल मार्जिन की डायमेंशन आप याद कर लेना बस। सेम ऐसे ही मैंने एमएस वर्ड के केस में बताया था आपको कि एमएस वर्ड में भी नॉर्मल मार्जिन के डायमेंशन आप याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें आंसर? आंसर इज मॉडरेट, क्योंकि मॉडरेट के नाम से यहां पर कोई भी मार्जिन हमें दिया गया नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे देखिए, रब कर दो। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये इन्हीं पर है ना क्वेश्चन बनाया जा सकता है। थोड़ा सा लैंग्वेज को आगे पीछे करके क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो हमें टूल सारे याद करवा रहे हैं, आप लिखवा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। मार्जिन के बाद है ना आपको एक और यहाँ पर टूल देखने को मिलेगा, और वो है ओरिएंटेशन के नाम से। मार्जिन के बाद लिखिए नेक्स्ट ओरिएंटेशन। अब आप बोलेंगे सर ओरिएंटेशन तो आप एक बार पहले जिक्र कर चुके हैं, कहां पर किया था? ये ओरिएंटेशन हमने जिक्र किया था होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर, है ना। बट वो जो ओरिएंटेशन हमने वहां डिस्कस किया था होम में, वो था सेल के अंदर का, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाम आए थे, है ना। यहाँ पेज के रिगार्डिंग। तो आप फिर बोलेंगे कि एक्सेल की शीट तो पेजेस के फॉर्म में दिखती नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें व्यू वाले मेन्यू में जाना होगा, नॉर्मल व्यू से पेज लेआउट व्यू में हमें एक्सेल की शीट को चेंज करना होगा, तब हमें एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी। और जहां पेजेस आ जाएंगे वहां पर ओरिएंटेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ओरिएंटेशन यहाँ जो है वो पेज वाला है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, दैट इज पेज ओरिएंटेशन, ताकि कंफ्यूज ना हो आप कि ये सेल ओरिएंटेशन है या पेज ओरिएंटेशन है। ठीक है, और यहाँ जो पेज ओरिएंटेशन है तो फिर दो ही नाम आएंगे, दैट इज पोर्ट्रेट, यानी कि पेज का ऐसे सीधा सीधा खड़ा हुआ दिखाई देना, और दूसरा होता है लैंडस्केप, जिसमें पेज का ऐसा लेटा हुआ दिखाई देना। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर होम वाले टैब या मेन्यू के अंदर है हम, तो भी है ना ओरिएंटेशन शब्द ही लिखा हुआ आता है वहां पर, जबकि मैंने ब्रैकेट में लिखवाया भी था आपको कि वो ओरिएंटेशन सेल ओरिएंटेशन है। अब यहाँ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ओरिएंटेशन शब्द ही लिखा हुआ आता है, बट ब्रैकेट में लिख लो नॉलेज के लिए, ये पेज ओरिएंटेशन की बात चल रही है। क्योंकि एक्सेल में ना दोनों जगह पर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन शब्द लिखकर दे दिया है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि ये पेज ओरिएंटेशन है, वो सेल ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ही शब्द लिखा हुआ है दोनों जगह पर, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन और वहां पर सेल ओरिएंटेशन लिखवाया था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? चलो अब आगे देखो। इसके अलावा है ना हमें एक और यहाँ पर टूल देखने को मिलेगा, और वो है दैट इज पेज का साइज। कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है पेज का साइज? कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बताएगा एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज के साइज का नाम क्या था? एमएस वर्ड में पूछ रहा हूं। तो क्या वही पेज का साइज बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में भी होता है? एमएस एक्सेल की फाइल में भी पेपर का साइज वही सेम नाम रहेगा, क्या कुछ अलग होगा? तो आंसर है अलग है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर पेपर के साइज का नाम जो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है वो है लेटर के नाम से। अब बहुत सारी लोकल राइटर की पीडीएफ में और लोकल राइटर की किताबों में ये आंसर आपको गलत मिलेगा। वहां पर भी मतलब यहाँ पर भी है ना A4 लिख दिया है, जो कि गलत है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज सेट रहता है लेटर के नाम से। ठीक है, जबकि अगर हम एमएस वर्ड की बात करें वहां पर पेपर का साइज बाय डिफॉल्ट सेट है A4 के नाम से। ठीक, बाकी सभी नाम फिर से लिख देता हूँ। जैसे A3 पेपर का साइज होता है, A4 पेपर का साइज है, A5 भी होता है, B4 भी पेपर का साइज होता है, B5 भी होता है। इसके अलावा लेटर तो मैंने लिख ही दिया है, एक और लिख लीजिए दैट इज लीगल। लीगल के नाम से भी पेपर का साइज है। स्टेटमेंट,
है ना, टैबलॉइड और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लीगल, स्टेटमेंट, टैबलॉइड, एग्जीक्यूटिव और स्टेटमेंट, एक और होता है नाम स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो इतने सारे पेपर या पेज के साइज के नाम मौजूद हैं, जिनमें से लेटर जो शब्द है वो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पेपर के साइज का नाम होता है। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है जी यहां तक सभी को? ठीक है, तो पेज का या पेपर साइज भी कह सकते हो आप यहां पर इस शब्द को। ठीक है भाई, अब आगे देखो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला एक और पॉइंट आता है यहां पर, और वो है दैट इज प्रिंट एरिया के नाम से। यहां दिया गया है प्रिंट एरिया के नाम से। अब ये क्या चीज है मैं समझाता हूं। देखो, प्रिंट एरिया बेसिकली है ना आपके वर्किंग एरिया को हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे सपोज दैट कि एक्सेल की ये शीट है, ठीक, ये यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं और ये रोज यानी पंक्तियां बनी हुई हैं। अब इतनी बड़ी शीट में ना आपने केवल और केवल यहाँ पर काम किया है, यानी यानी यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी इतने 6 सेल में आपने काम किया है। और आप चाहते हैं कि 6 के 6 सेल थोड़े से हाईलाइट होकर दिखाई दें एक्सेल की शीट पर। तो आप है ना यहाँ से लेकर ये सारे के सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही प्रिंट एरिया वाले इस टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आउटलाइन बन के आ जाती है, एक तरीके से बॉर्डर ही समझ लो आप। जैसे ना अगर हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो इसे आउटसाइड बॉर्डर कहा जाएगा। यानी पूरी मतलब कहने का यह है कि पूरी शीट में वो ब्लॉक टाइप का बना हुआ दिखाई देगा, सेल्स का ब्लॉक, और मेंशन करने के लिए कि आपने मान लो यहाँ पर कुछ काम किया है। ठीक है, तो एक तरीके से लिख लीजिए यहाँ पर सेल्स का ब्लॉक बनाना, सेलेक्टेड सेल्स का, ऐसे लिख लो, सेलेक्टेड सेल्स का ब्लॉक बनाकर दिखाना या ब्लॉक बनाकर दिखाना, ऐसे कर लो भाई। ऐसा हो सकता है ना कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी, तो इसकी इस टूल की जरूरत है ना हमें तब पड़ जाएगी, जैसे सपोज दैट कि हमने ना एक्सेल की कोई शीट बनाई है और हमें ये शीट है ना किसी व्यक्ति को बनाकर देनी है। तो उस व्यक्ति ने ये बोल दिया है कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है ना उसका एक वो बना देना, ब्लॉक बना देना, ताकि मेरे पास जब ये फाइल आएगी तुम भेजोगे तो मैं फाइल को ओपन करते ही देख लूँ कि ये वाला डाटा मेन इंपॉर्टेंट डाटा है ना, ये डाटा मेन इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ऐसा एक प्रिंट एरिया बना देना उसमें। तो ये टूल तब के लिए काम में लाया जाता है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसके बाद है ना एक और यहाँ पर टूल दिया हुआ है हमें, जो कि बैकग्राउंड के नाम से है। ये क्या होता है जी बैकग्राउंड? देखो, बैकग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड को ही चेंज करना। वैसे हमें पता है कि एक्सेल की जो शीट होती है उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का, एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाई देता है हमको एक्सेल की शीट में। बट अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। न केवल बैकग्राउंड में हम कोई फोटो लगा सकते हैं, जबकि कलर वगैरह, ग्रेडियंट, टेक्सचर, ये सब भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं एक्सेल की शीट के बैकग्राउंड में। अगर हम अपने है ना एक्सेल की शीट पर अपनी ही कोई फोटो लगाना चाहें एज ए बैकग्राउंड तो वो भी लगा सकते हैं। और ये ग्रेडियंट, टेक्सचर वगैरह क्या होता है? ये होते हैं बेसिकली वॉलपेपर्स। देखे हैं आपने आजकल घरों में भी वॉलपेपर नहीं लगाए जाते, दीवारों पे वॉलपेपर लगा रहे हैं आजकल, पेंट की जगह वॉलपेपर का सिस्टम शुरू हो गया है। तो वॉलपेपर के जो डिजाइन नहीं आते, इसी तरीके के डिजाइन मौजूद हैं एक्सेल की शीट में एज अ बैकग्राउंड लगाने के लिए। तो उनको ग्रेडियंट या टेक्सचर्स ये सब नाम दिए जाते हैं। तो मुद्दे की बात यहाँ पर सिंपल सी यही है कि अगर आप एक्सेल की शीट का बैकग्राउंड ही चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बैकग्राउंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक, बट यहाँ पर लिख लेना इस बात को, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है कि एक्सेल के बैकग्राउंड में आप क्या क्या चीजें बदल सकते हैं। तो कलर तो बदल ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये शब्द भी लिख लेना, टेक्सचर, और एक शब्द और होता है ग्रेडियंट, ये बदल सकते हैं। और इमेज भी लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने एक पेपर हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन देखा था, है ना, कुछ समय पहले की बात है, स्टेट गवर्नमेंट का एक पेपर था जहां ये पूछा गया एक्सेल के क्वेश्चंस में कि बताइए एक्सेल की शीट में बैकग्राउंड में किसी इमेज को अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो आंसर था यस, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके से होगा क्वेश्चन के एमएस एक्सेल की शीट पर बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। तो एक ऑप्शन पर लिखा था इमेज, वो सही आंसर था। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो फाइनली ना हमें समझ में आ गया कि पे सेटअप की अगर हम बात करें तो पे सेटअप में कौन कौन से टूल हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला तो हो गया मार्जिन, उसके बाद ओरिएंटेशन, फिर पेज का साइज, प्रिंट एरिया और बैकग्राउंड। ये चीजें हमें यहाँ पर चेंज करने को मिलेंगी या सेट करने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अब आगे देखो। तीसरे नंबर पर जो ग्रुप हमें यहाँ दिया गया है एक्सेल में, है ना, पेज लेआउट वाले इस मेन्यू या टैब के अंदर, वो आता है यहाँ पर, दैट इज स्केल टू फिट के नाम से। स्केल टू फिट, ये क्या चीज है? देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्सेल में जो शीट है जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके कॉलम की चौड़ाई को और रो की हाइट को आप बदल बदल सकते हो, तो उसका सिंपल सा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई को कम ज्यादा किया जा सकता है, लिमिट भी आपको पता है कि कितना ज्यादा कर सकते हैं।
ये मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। ऐसी रो यानी पंक्ति की हाइट को यानी ऊंचाई को भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये भी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि मैक्सिमम रो की हाइट कितनी जा सकती है ना। तो ये सारे काम माउस से हो सकते हैं। आप माउस से पकड़ के ना कॉलम की चौड़ाई को और रो यानी पंक्ति की ऊंचाई को एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर मान लो आप माउस से है ना सेट कर रहे हो तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, बट आपको है ना हर एक कॉलम की चौड़ाई और हर एक रो की ऊंचाई बिल्कुल एग्जैक्ट फिट चाहिए। तो कोई तो टूल होना चाहिए जिसमें हम नंबर डालकर, है ना, नंबर डालकर कॉलम की चौड़ाई को और रो की हाइट को सेट करें। भाई उसी तरीके से है ना, जैसे मान लो मेरे को कहा जाए कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क लगा दो, जैसे कोई लाइन है इसमें मार्क लगाई है, तो मैं यहाँ पर एक मार्क लगा दिया, फिर मैंने एक मार्क लगा दिया, फिर मैंने एक मार्क लगाया, फिर यहाँ मार्क लगाया, तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो बीच की डिस्टेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। चाहे भले ही बहुत थोड़ा सा अंतर हो, शायद अंतर हो सकता है क्योंकि मैंने ये रफली मार्क लगाया है। बट अगर कोई मेरे को पैमाना दे दे, स्केल दे दे और बोले कि यहाँ पर है ना 5-5 सेंटीमीटर का मार्क लगाओ, तो हर बार मैं माप माप के 5-5 सेंटीमीटर का ही मार्क लगा दूंगा, निशान लगा दूंगा, है नहीं। तो उससे क्या होगा, एग्जैक्टली है ना हर एक जो मार्क होगा उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 5-5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर दे दिया स्केल टू फिट नाम का ये टूल, जिसमें है ना आप कॉलम की विड्थ को, ठीक है, और रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ये लिख लीजिए, फिट कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसी को स्केल टू फिट के नाम से बोला जाएगा। अब मुझे फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, कॉलम की चौड़ाई का मैक्सिमम पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया था, और रो की हाइट यानी ऊंचाई का मैक्सिमम पॉइंट क्या लिखवाया था आपको। देखते हैं कितने लोगों को याद है ये, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं यहाँ पर एक और ग्रुप है उसका नाम भी लिख देता हूँ। एक और ग्रुप आपको यहाँ मिलेगा जिस पर शीट ऑप्शंस लिखा हुआ आता है, ठीक है। और सीट ऑप्शंस में ना दो टूल दिए गए हैं आपको, एक तो ग्रिड लाइन का, ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो इसमें मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमएस वर्ड में ऑलरेडी मैं आपको ग्रिड लाइन लिखवा चुका हूँ। ग्रिड लाइन बस रिवाइज करा देता हूँ आपको। ग्रिड लाइन का सिंपल सा मतलब होता है रो और कॉलम वाली लाइन है, यानी अगर आप रो और कॉलम वाली लाइनों को देखना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन को रहने दीजिए, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये चेक का निशान यहाँ से हट जाएगा, यानी मोटा मोटा कि ग्रिड लाइन वहां से शीट पे से हट जाएंगी, ठीक है ना। एक्सेल की शीट में जो रो और कॉलम वाली लाइनें होती हैं वो गायब हो जाएंगी, हट जाएंगी, अगर आप ग्रिड लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रिड लाइन अप्लाई करना हो या फिर रिमूव करना हो, उस दोनों के लिए ग्रिड लाइन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ देखो, एक बच्चे ने, विशाल जी का कमेंट आया कि सर 256 कैरेक्टर और 409 पॉइंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने 255 लिखवाया था। यानी अगर हम कॉलम की मैक्सिमम चौड़ाई की बात करें तो 255 कैरेक्टर तक कर सकते हैं, और रो की हाइट की बात करें तो 409 पॉइंट तक हाइट बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये है ना 256 कैरेक्टर नहीं था, 255 था, ठीक। चलो अब यहाँ पर है ना शीट ये जो शीट ऑप्शन है इसके अंदर ग्रिड लाइन के साथ साथ एक और यहाँ टूल दे रखा है, वो है हेडिंग्स का। अब हेडिंग्स क्या होती है, हेडिंग्स का मतलब सिंपल सा है, जो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं उन कॉलम्स के जो नाम दिखते हैं आपको ABCD, वो कॉलम की हेडिंग कहलाती हैं। और जो रो है, रो के नंबर्स आपको दिखते होंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये रो की हेडिंग कहलाती है। तो अगर आप हेडिंग देखना चाहते हैं तो देखिए, और हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ठीक है। यानी मोटा मोटी बात यहाँ पर ये निकल के आई कि अगर आप एक्सेल की शीट में ग्रिड लाइन को और हेडिंग को देखना चाहते हैं तो यहाँ से इन ऑप्शन को अलाउ रहने दीजिए या एक्टिव रहने दीजिए, और अगर आप ग्रिड लाइन को और हेडिंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इन्हें हटाया भी जा सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ग्रिड लाइन को अप्लाई करना या रिमूव करना, ऐसी हेडिंग्स को अप्लाई करना या रिमूव करने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम पेज लेआउट वाले इस मेन्यू या टैब के अंदर हैं तो हमें टोटल मिला के 4 ग्रुप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला थीम के नाम से, उसके बाद पेज सेटअप के नाम से, फिर स्केल टू फिट के नाम से, और शीट ऑप्शन के नाम से, जिसके अंदर जो टूल थे वो मैंने आपको अभी लिखवा दिए, समझा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो अब फाइनली है ना हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है ना हमारे सामने आता है दैट इज फॉर्मूलाज के नाम से मेन्यू या टैब। इसके अंदर क्या दिया हुआ है समझते हैं। देखो, मैंने आपको एक्सेल के शुरुआत में जो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाए थे, वहां पर आपको बताया था कि एक्सेल में सारा का सारा काम होता है डाटा एंट्री का, यानी आपको डाटा एंट्री टाइप का काम करना है तो एक्सेल का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे होता है ना। बट उस डाटा एंट्री में भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, वो भी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी हो, तो उसके लिए ना आप यहाँ पर फंक्शन या फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को जल्दी और आसान बना लेंगे, है ना। तो फंक्शन और फॉर्मूले शब्द दोनों में अंतर क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आप चाहे फंक्शन बोलो चाहे फॉर्मूला बोलो, यही समझ लेना फिलहाल के लिए कि एक ही जैसी बात है, क्योंकि बार बार फंक्शन कहने में, बार बार फॉर्मूला कहने में क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होता है। खैर मेन जो डिफरेंस है वो बता चुका हूं आपको, तो कोई एक शब्द चूज कर लेते हैं।
तो चूंकि यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखा हुआ है तो फॉर्मूला शब्द लिख लेता है, या हर बार फॉर्मूला ही बोल देंगे, ठीक है, या फंक्शन बोल दो, जैसी आपकी मर्जी। देखो जैसे आप है ना यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला ही है ना एक ग्रुप दिखाई देता है जिस पर लिखा आएगा फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी। अब देखो यहाँ पर जो मेन्यू या टैब का नाम तो फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसके अंदर सबसे पहले ग्रुप का नाम फंक्शन लिख दिया है, तो ये कंफ्यूजन सा क्रिएट करके दे दिया है एक्सेल ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और अगर डिफरेंस की बात नहीं चल रही तो मान लो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे फंक्शन बोलो चाहे फॉर्मूला बोलिए। अब फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर है ना बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस कैटेगरी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला नाम मिलेगा आपको इंसर्ट फंक्शन के नाम से, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें है ना सम का फंक्शन है ना, इसके अंदर आपको मैक्स का फंक्शन, इसके अंदर आपको मिन का फंक्शन, मिन का मतलब मिनिमम, इसी के अंदर आपको एवरेज का फंक्शन, इसी के अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन, ठीक है। इसी के अंदर है ना आपको और भी फंक्शंस देखने को मिलेंगे जैसे कि मैक्स मिन एवरेज है ना, ये सब फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एक्सेट्रा और भी होता है, ठीक है, इत्यादि। तो और भी फंक्शन की लिस्ट है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो आप है ना इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में काम करते समय, ठीक है ना। तो जैसे सपोज दैट कि किसी भी सेल के अंदर आप एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो काम कर सकते हैं आप, या तो आप किसी भी सेल के अंदर इक्वल टू का साइन लगा के पूरा सब कुछ अपने आप लिखो, या फिर यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप है ना किसी सेल के अंदर ये इक्वल टू का साइन लगाकर सम ब्रैकेट ये नहीं लिखना चाहते, तो आप फॉर्मूलाज के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इंसर्ट फंक्शन में जाओ और इस सम पे क्लिक कर दो, तो जिस सेल पर भी आप होंगे वहां पर ऑटोमेटिकली है ना ऐसे बन के आ जाता है। फिर आप यहाँ पर जो भी सेल का एड्रेस, सेल की रेंज जो लिखना चाहें वो लिख दीजिए, ठीक है ना। ये तब का केस है जब आप खुद से नहीं लिखना चाहते सारा का सारा ये, तो वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इंसर्ट फंक्शन के अलावा है ना एक्सेल में और भी फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम ये लॉजिकल फंक्शन के नाम से बोल देते हैं, लॉजिकल फंक्शन। इसके अलावा और भी एक कैटेगरी होती है टेक्स्ट फंक्शंस। इसके अलावा एक और कैटेगरी है डेट एंड टाइम फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस। इसके अलावा फाइनेंशियल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, जो बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कैटेगरी होती हैं जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस, इसके अलावा डेटाबेस के फंक्शंस, इसके अलावा इंजीनियरिंग के फंक्शंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन के फंक्शंस, इसके अलावा क्यूब के फंक्शंस, ऐसे कई तरीके के ना। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्सेल के कैटेगरी दिखाई दे जाएगी हमको, ठीक है। एक मैसेज आया, हाउ आर यू, मैं ठीक हूं, कोई इंफॉर्मेशन देनी है क्या है। चलो कोई नहीं। तो फाइनली है ना मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर हम फंक्शन लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शन लाइब्रेरी में हमको यहाँ पर ढेर सारे है ना, ढेर सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर इनके अंदर जो, जैसे आपने इंसर्ट फंक्शन में ये कुछ एग्जांपल लिख के बताए, ऐसी लॉजिकल में, टेक्स्ट में, डेट और टाइम में, फाइनेंशियल में, मैथमेटिकल, डेटाबेस, इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन क्यूब, है ना, इन सभी के अंदर के जो एग्जाम्पल है वो भी आप बताएंगे। तो देखो मैंने एक प्रॉपर तरीका बनाया हुआ है इसका। एक बात और पहले मैं उस तरीके को बताऊं उससे पहले एक बात और मैं क्लियर कर दूं, है ना, ठीक है। मैं ना आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि एक्सेल के फॉर्मूले या फंक्शन की अगर हम बात करेंगे ना, इज जस्ट मतलब सेम लाइक है ना मैथमेटिक्स। यानी जैसे गणित के आप फॉर्मूले फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, है ना, कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि एक्सेल के फंक्शन फॉर्मूले हैं। अगर आप इन्हें याद करने की, रटने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से भी है ना इन क्वेश्चंस को ये करने की जरूरत है, या इनका प्रैक्टिकल देखने की जरूरत है, ताकि है ना आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। समझ में आ रही बात। क्योंकि देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर है ना सभी फंक्शन या फॉर्मूले के नाम लिख दूं बस, उससे भी कोई फायदा थोड़ी होगा। उसके अंदर की कैलकुलेशन पूछी जाएगी आपसे। आपको फंक्शन या फॉर्मूला देकर है ना बोलेगा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ गई बात। एक बच्चे ने लिखा सर बफरिंग हो रही है। मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी बफरिंग हो रही है यार।
ज्यादा बफरिंग हो रही है क्या? हम्म। नहीं हो तो रही है यार इसमें बफरिंग। एक काम करता हूँ मैं अभी, है ना, इसको सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ जिसके थ्रू हम क्लास चलाते हैं। फिर दोबारा से ऑन करूँगा तो वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ क्लास रुकेगी, ठीक है? क्योंकि मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन में देखता रहता हूँ ना क्लास प्रॉपर चल रही है नहीं, तो उसमें बफरिंग हो रही है यार। देखता रहता हूँ क्लास प्रॉपर चल रही है नहीं, तो उसमें बफरिंग हो रही है यार। चलो मैंने क्लास को ना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक अब सब कुछ ठीक है। हो गया ठीक। वो एक्चुअली है ना, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू हुआ होगा जिसकी वजह से ना बफरिंग ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो मैं जो आप सभी लोगों को बात बताने जा रहा था उसे दोबारा से दोहरा देता हूँ। एक्चुअली है ना, बात ये है कि यहाँ पर ढेर सारे फंक्शंस की कैटेगरी दे रखी है। ठीक है। अब जैसे इंसर्ट फंक्शन के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर लिख कर बताया, इसमें और भी होते हैं। फिर ऐसी लॉजिकल फंक्शन के अंदर मतलब फंक्शन या फॉर्मूले होते हैं, ऐसी टेक्स्ट वाले होते हैं, डेट टाइम के, फाइनेंशियल, ये सब। तो पहली बात तो ये कि इतनी सारी कैटेगरी में हमें कौन कौन से फंक्शन या फॉर्मूले पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम में आने के लिए, है ना? तो पहले, और दूसरी बात कि सारी की सारी कैटेगरी को पढ़ना है, नहीं, सारी कैटेगरी को नहीं पढ़ना। जैसे फाइनेंशियल फंक्शन कभी आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, क्योंकि फाइनेंशियल फंक्शन है ना जो बैंकिंग वगैरह से संबंधित होते हैं, इसलिए वो हमारे एग्जाम्स में नहीं आते, बेसिक कंप्यूटर में नहीं आते हैं। ठीक। जैसे डाटाबेस के फंक्शन है ये नहीं पूछते, इंजीनियरिंग के फंक्शंस होते हैं ये नहीं पूछते। तो फिर इन सारे के सारे फंक्शन लाइब्रेरी की जो कैटेगरी है ना, तो कैटेगरी वाइज और इंपॉर्टेंट फंक्शन या फॉर्मूले कौन कौन से और कितने पढ़ने हैं, तो इसके लिए ना मैंने आप सभी लोगों के लिए एक क्लास बनाई है। और उस क्लास को अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिसे सब लोगों को देखना है। ठीक है। प्रॉपर विद एग्जाम्पल के साथ है ना, वो क्लास मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। उसको मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे देखना है आपको, और कैसे आप उन फंक्शन या फॉर्मूलों को तैयार करेंगे। ठीक है। कुछ लोग फिर मेरे से ये भी कहते हैं कि सर ये बताइए, क्या फंक्शन या फॉर्मूले इन सभी को पढ़ना जरूरी है? तो देखो, मैं ये भी बोल सकता हूँ या ये भी बोलूंगा आपको कि अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एक्सेल के कोई भी फंक्शन या फॉर्मूले नहीं आए हैं आज तक, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाते हैं, गूगल वगैरह पर सर्च करोगे मिल जाएंगे। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर में कभी भी कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, तो फिर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। और अगर आए हैं तो फिर जितनी क्लासेस, मतलब जितने भी फंक्शन या फॉर्मूले की मैंने क्लास बनाई है, आप उन सभी को देख जाना, बस गारंटी है उससे अलग नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक। देखो बफरिंग है ना, दोबारा से होने लग गई फिर से। फिर से बफरिंग हो रही है। चलो देखते हैं यार, जब तक चल रही है क्लास चला लेते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको ना अपने कंप्यूटर का एक वेब ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ना आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और डिस्प्ले कैप्चर में मैं ओपन करने जा रहा हूँ एक वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। इसमें गूगल सर्च इंजन खुल के आ गया है, तो हमें गूगल सर्च इंजन की जगह केवल यूट्यूब खोलना है। ठीक है। आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाएंगे। थोड़ा स्लो भी हो गया है, इशू आ गया कुछ। ठीक है। और यूट्यूब पर जाकर है ना, आप सर्च करेंगे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लिख दीजिएगा कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर आप लिख देना।
मेरा जो चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और इस चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये रही देखो, एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमएस ऑफिस के नाम से। उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑल एक्सेल फॉर्मूला वाली क्लास मिल जाएगी है। ये देखिए मैंने ना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारे के सारे है ना ये जो फंक्शन या फॉर्मूले हैं उनको विद एग्जांपल के साथ है ना लिख लिख कर बताया है, टेबल बना बना कर, जिससे ना एक परफेक्ट तरीके से आपको पता चल जाए कि किस फंक्शन या फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। समझ में आ गया? जैसे ये देखो इंसर्ट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे सम हो गया, सम इफ है, मैक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ। काउंट ए वाले तो कई बार पूछेंगे पेपर में। एवरेज, एवरेज इफ, हाइपरलिंक, साइन, ये जितने भी है ना इंसर्ट फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इफ, एंड, और, नॉट, है ना, ये सब लॉजिकल फंक्शंस होता है। इसमें टेबल बना के विद एग्जांपल के साथ मैंने समझा दिया है। ये कहलाते हैं टेक्स्ट फंक्शन, जैसे कैरेक्टर यानी केयर, क्लीन, कोड, कॉनकैट, डॉलर, एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स्ड, लेफ्ट, लेन, पावर, मिड, प्रॉपर, रिप्लेस, ये सब है ना टेक्स्ट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आ जाता है डेट और टाइम वाले। डेट फंक्शन का, डेट वैल्यू का, डे का, डेज का, डे 360 का, ई डेट, ई ओ मंथ, आवर, आई एस ओ वीक, नम, है ना, मिनट, मंथ, नेट, नेटवर्क डेज, और नाउ। तो ये सारे डेट और टाइम के फंक्शंस हो गए। इसके बाद अगली जो कैटेगरी मैंने यहाँ पर समझाई थी, ठीक है, ये मैथमेटिकल टाइप के फंक्शंस हो गए। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए एबीएस फंक्शन होता है, एग्रीगेट। तो विद एग्जांपल, विद टेबल के साथ है ना मैंने यहाँ पर इनको समझाया हुआ है, तो आप आराम से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो पहले मैं आपके सामने आ जाऊँ बोर्ड पर, फिर डिस्कस करते हैं। इसको बंद कर देता हूँ मैं, आपके सामने आ जाता हूँ। ठीक, अब देखो एक है ना कमेंट आया हुआ है कि सर इनको नोट भी करना पड़ेगा। अब देखो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठते हैं मैथ्स को पढ़ने में, मैथ्स को पढ़ते समय पर, तो फिर है ना आप चीज़ों को रट नहीं पाएंगे मैथमेटिक्स में। सर बार मैथ रट्टाफिकेशन से नहीं चलेगी। तो सीधी सी बात है कि एक्सेल वाला जो पार्ट है ना वो कंप्यूटर का मैथमेटिक्स समझ लो, पूरा मैथमेटिक्स है ये। तो मैं सभी को यही बोलूंगा कि जो लोग एक्सेल के फंक्शन फॉर्मूले कर रहे हैं तैयार, वो है ना पेन पेपर लेके बैठे हैं, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको लिखते जाना। वैसे तो मैंने विद एग्जांपल शीट पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया इस पूरी क्लास में। इसमें जितने भी मैंने फंक्शन फॉर्मूले बताया बस उतना ही कर लेना, इससे ज़्यादा मत करना। सारे इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने वहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो बस इतना ही था इस फॉर्मूलाज वाले मेन्यू या टैब के अंदर। कोई डाउट है तो पूछो। इनकेस अगर कभी ऐसा हो कि किसी फंक्शन या फॉर्मूले को पढ़ते समय, ये जो क्लास है इसको पढ़ते समय अगर कोई फंक्शन फॉर्मूले में कोई डाउट आ जाए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप आराम से क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तो एक्सेल का चैप्टर चल ही रहा है तो अभी पूछ लेना। और मान लो अगर हम कोई दूसरे चैप्टर पे चले जाएं और तब आप एक्सेल वाली ये क्लास देखें फॉर्मूले फंक्शन की और तब डाउट आए, तो हर एक क्लास के लास्ट में भी मैं आपको समय देता हूँ डाउट पूछने का, वहाँ पूछ लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ढेर सारे तरीके अपने डाउट्स को क्लियर करने के। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर लीजिएगा। बट मैं ये डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी पेपर में फंक्शन या फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्लास में जो अभी मैंने दिखाई है आपको, इसमें जितने फंक्शन फॉर्मूले हैं अगर वो तैयार कर लिए तो इससे बाहर नहीं पूछते हैं। ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है डेटा। डेटा नाम से आपको टैब यहाँ पर मिलेगा या मेन्यू कह दीजिए। अब इसका क्या मीनिंग है वो समझाता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, इस बात को आप ऐसे समझ लो, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर है ना आप एक्सेल की फाइल में किसी दूसरे सोर्स से डाटा को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो क्या करा सकते हैं? इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको या एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड में। आपको याद है मैंने एमएस वर्ड में बताया था कि एमएस वर्ड में एक्सेल की फाइल का डाटा इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो आंसर है जी हाँ। कैसे? याद होगा आपको कि एमएस वर्ड में अगर हम इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको एक टेबल नाम का ग्रुप मिलता है। ठीक है ना, और उसमें टेबल ड्रॉ करने का, टेबल इंसर्ट करने का टूल मिलता है, बताया था आपको मैंने। उसी में एक टूल और था एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से। जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट टूल पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल खुल जाती है और एक्सेल की फाइल में जो भी आप डेटा एंटर करोगे, टाइप करोगे, और फिर एक्सेल की फाइल जैसी बंद होगी तो एक्सेल का डाटा इंपोर्ट होकर एमएस वर्ड की फाइल पे आ जाएगा। इसी को कहते हैं एक्सेल के डाटा को एमएस वर्ड की फाइल पर इंपोर्ट कराना। ठीक है जी, ये टूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ।
तो उसी तरीके से ना यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या हम एक्सेल की फाइल में किसी दूसरी फाइल का या किसी दूसरे सोर्स का डाटा यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं, ला सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, यहाँ पर तो ला ही सकते हैं, और अलग अलग सोर्सेज और अलग अलग एप्लीकेशन का डाटा यहाँ पर आ सकता है। तो कहाँ कहाँ से डेटा को इंपोर्ट कराया जा सकता है, यही कहानी है बस यहाँ पर। ठीक है ना। डाटा वाले मेन्यू या टैब के अंदर जो भी दे रखा है वो मोस्टली फोकस उसी चीज पे किया गया है कि आप एक्सेल की शीट पर किसी दूसरे सोर्स का डाटा उठा के ले आए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लो है ना आपकी कोई दूसरी फाइल बनी हुई है जिस पर डाटा लिखा हुआ है कुछ, या कोई डाटाबेस की फाइल है जिस पर कोई डाटा आपने बनाया था, लिखा था। अब उस डाटा को उठाकर एक्सेल की शीट पे लाना चाहते हो तो क्या ऑप्शन है वो सब यहीं दे रखे हैं। ठीक है जी। तो चलिए, जैसे हम डेटा वाले इस टैब या मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ही ग्रुप हमें यहाँ देखने को मिलेगा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है जी। अब गेट का मतलब प्राप्त करना, ट्रांसफॉर्म का मतलब भेजना, यानी अगर आप एक्सेल की शीट का डाटा किसी दूसरे सोर्स पर भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला ही आपको यहाँ टूल मिलता है, दैट इज गेट डेटा के नाम से। अब इस गेट डेटा में बेसिकली बता दिया है कि कौन कौन से सोर्सेज से आप एक्सेल की फाइल में डाटा को उठा सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है वो लिखिए, फ्रॉम फाइल्स। फ्रॉम फाइल्स यानी कि वो कौन कौन सी फाइलें हो सकती हैं जिनसे एक्सेल की शीट पर डाटा को लाया जा सकता है। जैसे कि सपोज दैट अगर आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल का भी डाटा यहाँ पर आप ला सकते हैं। ठीक है। जावा की एक टेक्नोलॉजी होती है जेसॉन, या जेसन कह दीजिए, है ना। तो जेसन फाइल का कोई डाटा है जो आप एक्सेल की शीट पे लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। या फिर अगर कोई मान लीजिए वर्कशीट बना रखी है आपने अलग से, तो किसी दूसरी वर्कशीट का डाटा आप एक्सेल की प्रेजेंट शीट पर लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। इवन अगर कोई पीडीएफ फाइल है आपके पास और उस पीडीएफ फाइल का डाटा भी अगर आपको एक्सेल की शीट पर लेके आना है तो आप लेके आ सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एक्सएमएल फाइल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की अगर कोई फाइल है जिसको एक्सएमएल फाइल कहते हैं, उसका डेटा अगर आप एक्सेल की शीट पर लाना चाहें तो ला सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा जाए आपसे कि एक्सेल की शीट पर अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना है, डेटा लेकर आना है, तो वो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जहां से डेटा को इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये सोर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, जेसॉन फाइल, कोई पीडीएफ फाइल, वर्कशीट वाली फाइल या एक्सएमएल फाइल, इनका डेटा आप यहाँ पर उठा के ला सकते हैं। ठीक है। और कोई सोर्सेज हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगला सोर्स लिख लीजिए, फ्रॉम डेटाबेस। फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है। अगर आप डेटाबेस को नहीं जानते या डेटाबेस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना चाहूंगा। डेटाबेस का सिंपल सा मतलब होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा का सुसंगठित तरीके से रखा जाना ही डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस बनाने के भी है ना कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे एमएस ऑफिस के अंदर ही एक एमएस एसएस नाम से, यानी ACCESS, ये भी एक डीबीएमएस एप्लीकेशन होती है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, एमएस एसएस। ठीक है। इसको बेसिकली डीबीएमएस एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो हम है ना अपने इस बैच के अंदर केवल 3 ही एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है। एमएस एक्सेस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है तो वो फिर यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता। तो ये अगर मान लो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप है ना डीबीएमएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, तो उस डेटाबेस की फाइल अगर आपको है ना यहाँ पर एक्सेल की शीट पे लानी है तो क्या ला सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है। तो लिख लीजिए, फ्रॉम डेटाबेस में सबसे पहले लीजिए एमएस एक्सेस फाइल या एमएस एसएस डेटाबेस। ठीक है। इसके अलावा और भी है ना डेटाबेसेस होते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस होता है एक। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस की फाइल बनाई हुई है तो उसका डेटा भी आप एक्सेल की फाइल पर ला सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसके अलावा एक नाम और लिख लीजिए, एनालिसिस सर्विसेज। एनालिसिस सर्विसेज। ठीक है। इनका डेटा अगर आप एक्सेल की शीट पे लाना चाहें तो ला सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? चलो देखो, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं आप सभी लोगों को। अगर ये पूछा जाए कि वो कौन कौन सी फाइलें हो सकती हैं जिनसे डाटा को है ना एक्सेल की शीट पे ला सकते हैं, तो टेक्स्ट फाइल, जेसॉन फाइल, वर्कशीट फाइल, पीडीएफ फाइल और एक्सएमएल फाइल। और कौन से डेटाबेस हो सकते हैं जिनसे है ना आप अपनी एक्सेल की शीट पर डाटा को ला सकते हैं इंपोर्ट करके, तो एमएस एसएस डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस और एनालिसिस सर्विसेज, ये भी एक डेटाबेस एप्लीकेशन होती है। और यहाँ पर तीसरा लिख लीजिए, फ्रॉम क्लाउड। फ्रॉम क्लाउड। देखो ये ध्यान रखना कि क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय पर है ना बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। मतलब आज की डेट में ना डाटा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका डाटा ही है, और वो डाटा मिस नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, है ना, गायब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लोग है ना तरह तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, डाटा को बैकअप के डाटा को
एक बैकअप के तौर पर रखने के लिए। बट आज की डेट में ना सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का। उसमें ना आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल क्रिएट करो, कोई भी डाटा हो आपके कंप्यूटर में, उसको है ना क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू किसी सर्वर कंप्यूटर पर रख दो, और जब जरूरत पड़े वहां से है ना किसी भी कंप्यूटर पर डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर लो, है ना। भाई सपोज दैट कि अगर आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपने फाइलें बनाई, और वो फाइलें है ना मान लो किसी कारणवश डिलीट हो गई, या मान लो आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो आप उन फाइलों को नहीं यूज कर पा रहे, या आपका कंप्यूटर को चोरी करके ले गया तो आप उन फाइलों को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फाइल तो गई अब, तो कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। सपोज दैट कि आपने उन सभी फाइलों को एक हार्ड डिस्क में भी रखा हुआ था या पेन ड्राइव में रखा हुआ था आपने, जो एक्सटर्नली इस्तेमाल में लाई जाती हैं, सपोज दैट वो भी कोई चोरी कर ले गया, आपको बैकअप जो था बैकअप पेन ड्राइव या बैकअप की हार्ड डिस्क वो भी ले गया कोई, फिर तब है ना उस केस में ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने, देखो इंटरनेट आज के समय पर बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल है, तो इंटरनेट से है ना या इंटरनेट के थ्रू आप किसी न किसी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल कीजिए और अपने कंप्यूटर का, अपने मोबाइल फोन का जो भी डाटा है वो क्लाउड पर स्टोर कराते जाइए। ठीक है ना, आज के समय पर ढेर सारी कंपनियां ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, जैसे सैमसंग कंपनी अपना क्लाउड स्टोरेज देती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल कंपनी, है ना, और जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी अपने क्लाउड सर्विसेज मतलब क्लाउड दे रही हैं सर्विसेज को। तो आप अपने कंप्यूटर का जो डाटा है ना वो इनके क्लाउड स्पेस पर, वो बेसिकली सर्वर कंप्यूटर ही होता है, वहां पर रखते जाइए, जब आपको जरूरत पड़े तब उन फाइलों को, उन डाटा को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना खुद का भी एक क्लाउड स्टोरेज है जो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और उसका नाम है एजर, AZURE, एजर क्लाउड सर्विस। तो अगर सपोज दैट कि आपने ना अपनी कोई फाइलें वगैरह रखी हुई हैं, है ना, क्लाउड पर, एजर पे, वो उन फाइलों का डाटा भी अगर आपको एक्सेल की शीट पर लेके आना है तो वो भी ला सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी थी। एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आप डेटा वाले मेन्यू या टैब के अंदर जाते हैं और आप सबसे पहले देखें गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा नाम का ये ग्रुप, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टूल है वो यही है गेट डेटा, जिसमें ये बताया गया है कि किन किन सोर्सेज से, यानी कि फाइलों से, डेटाबेस फाइलों से और क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन से डाटा को एक्सेल की शीट पर ला सकते हो। ये सोर्सेज हैं जिनसे डाटा एक्सेल की शीट पर लाया जा सकता है। ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत ज्यादा है ना अंदर जाके नहीं पूछा कि कौन कौन सी है ना सोर्सेज हैं जहां से डाटा को ला सकते हैं, तो यही पूछ सकते हैं कि बताओ डाटा या डेटा नाम का जो टैब दे रखा होता है एक्सेल में, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो अभी थ्योरेटिकल है ना, हम बता सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी आंसर बता सकते हैं कि क्या सही आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप सो है ना, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ आ गया सभी को। चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना गेट डेटा के बाद, ठीक है अब इसे हटा ही देता हूं, आपको यहां पर मिलेंगे तो और भी कई सारे ग्रुप और टूल, है ना। मतलब डेटा के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बाद कई टूल और ग्रुप मिलेंगे, बट उतने ज्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि पेपर में ज्यादा टेक्निकल चीजें पूछते नहीं है, जहां बेसिक कंप्यूटर आना हो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही बता देता हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर पर है ना, आप याद रख लेना, शॉर्ट एंड फिल्टर नाम का ग्रुप। ठीक है जी, देखो ये ध्यान रखना, शॉर्ट एंड फिल्टर नाम का ये जो टूल कह दो, ग्रुप कह दो, ये 3 जगह पर मौजूद है। एक तो हमने इसके बारे में जिक्र किया था होम के अंदर भी, इसके बारे में इंसर्ट के अंदर भी जिक्र किया था। इंसर्ट में शॉर्ट नहीं था, केवल फिल्टर था, याद है आपको, इंसर्ट के अंदर केवल फिल्टर आता है। और अब डेटा के अंदर है ना आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर नाम से फिर से दे दिया है। तो बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ शॉर्ट एंड फिल्टर नाम से आपको ग्रुप कहां पर देखने को मिलता है। सोचिए क्या पूछ ले रहे हैं। तो सही आंसर था डेटा के नाम से, क्योंकि डेटा के नाम से जो टैब दे रखा है इसी के अंदर ग्रुप दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, और सॉर्ट एंड फिल्टर नाम के ग्रुप के अंदर आपको सॉर्टिंग, है ना, और फिल्टर करने का टूल दे दिया है। तो ग्रुप का नाम भी क्या डाल दिया, शॉर्ट एंड फिल्टर। जबकि सेम एज इट इज शॉर्ट एंड फिल्टर है ना हमें होम के अंदर भी लिखा हुआ मिलेगा, बट वहां वो ग्रुप नहीं था, वो टूल था केवल। तो ग्रुप का नाम था आई थिंक एडिटिंग, लिखवाया था मैंने आपको। तो ये बारीकियां भी आपको याद रखनी है, बाकी मीनिंग सेम ही है। शॉर्टिंग करने का मतलब होता है अरेंज करना, व्यवस्थित करना। और ये शॉर्टिंग 2 तरीके से हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसी भी चीज को आप घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं तो वही शॉर्टिंग कहलाती है। और किसी भी डाटा को आप अपनी मर्जी से निकालना चाहते हैं कंडीशन पर आधारित, तो उसे फिल्टर कह देते हैं। जैसे एग्जांपल भी समझाया था मैंने, अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं और आपको 20,000 रुपए तक का ही मोबाइल फोन खरीदना है तो आप फिल्टर लगा दो कि 20,000, तो 20,000 से ऊपर की रेंज के जो भी फोन होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे फिर। तो आपके अपने अनुसार किसी कंडीशन पर आधारित आपको डेटा मिल रहा है तो उसी को फिल्टर होना कहा जाता है। ठीक, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है, वो लिख लीजिए, जिसे कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस ये क्या है ये समझाता हूं।
देखो व्हाट इफ एनालिसिस नाम का ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर आपको एक टूल मिलेगा जिसे फॉरकास्ट के नाम से बोला जाता है। फॉरकास्ट, क्या बोलते हैं? फॉरकास्ट। अब फॉरकास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद पता है आपको? फॉरकास्ट को हिंदी में कहा जाता है भविष्यवाणी। क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। तो ये क्या है बेसिकली फॉरकास्ट का मतलब? देखो एक्चुअली है ना, जब एडवांस लेवल पर एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है तब इन टूल्स की है ना आवश्यकता पड़ती है वहां पर, जिसमें ना हम पहले से एक प्रिडिक्शन करके चलते हैं, पहले से मान के चलते हैं कि हमारा ये टारगेट अचीव होगा, या टारगेट वैल्यू ये आएगी, ये प्रिडिक्शन होती है। फिर डेटा एंट्री की जा रही होती है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये उसी तरीके से समझ लो, जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज दैट कि किसी क्लास में टीचर ने ये कहा सारे स्टूडेंट से कि हमारी क्लास का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 80% जाना चाहिए सभी बच्चों के मिला के। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चों को 80% लाने हैं, ऐसा तो ला नहीं पाएगा कोई, बट ओवरऑल क्लास का जो पूरा ओवरऑल स्कोर होगा, एवरेज स्कोर, वो 80% होना चाहिए, है ना? तो अब बच्चों को ये टारगेट दे दिया गया है ना, एक फोरकास्ट कर दिया गया है कि बच्चों को 80% की मेहनत करनी है। अब किसी बच्चे के 70% भी आएंगे, किसी के 90% भी आएंगे, तो दोनों का एवरेज निकाल के कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो हमें है ना क्या करना है, वो टारगेट वैल्यू हमने पहले से फिक्स कर ली, उसके बाद डेटा एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक है ना? जैसे हमने पहले से परसेंटेज फिक्स कर लिया, अब उसके बाद बच्चे तैयारी कर रहे हैं ताकि 80% है ना आ जाए, मतलब मार्क्स सिक्योर हो जाए। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये एक टूल दे रखा है जिसे व्हाट इफ एनालिसिस या फॉरकास्ट के नाम से बोल देते हैं। इसमें भी अंदर एक टूल होता है जिसे गोल सीक कहते हैं। गोल सीक, इसमें बेसिकली वो वैल्यू पहले से सेट की जाती है, फिर डेटा एंट्री करते जाते हैं उस वैल्यू को अचीव करने के लिए। कुछ इस तरीके का ये टूल है। तो बस ये ध्यान रखना, गोल सीक तक तो बात पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, फॉरकास्ट और व्हाट इफ एनालिसिस तक की अगर बात पहुंचे तो ये ध्यान रखना, डेटा वाले मेन्यू या टैब के अंदर ही आपको व्हाट इफ एनालिसिस या फॉरकास्ट नाम का टूल दिया गया है। मीनिंग क्या है? एक वैल्यू पहले से फिक्स करके उस वैल्यू को अचीव करने के टूल को यहाँ पर फॉरकास्ट टूल के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का सा है, ठीक है। हम और आप जैसे लोग जो नॉर्मली एक्सेल पे काम करते हैं उन्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पर जब आप एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है जी? समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए। तो फाइनली है ना, आज की क्लास में ना हमने पेज लेआउट को, फॉर्मूलाज और डेटा को समझ लिया है ना। अब रिव्यू, व्यू और हेल्प, हेल्प तो वही है बिल्कुल सेम जैसे एमएस वर्ड में हमने देखा था। और पावर पिवट में भी ज्यादा कुछ नहीं लिखना हमको, इसके अंदर भी एक छोटी सी लाइन लिखनी है, क्योंकि यही चीज है ना मैंने आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर एक बार लिखवा दिया है। बट यहाँ पर है ना इंसर्ट में पिवट टेबल या पिवट जिसे कहा जाता है वो छोटे रूप में लिखा था हमने, यहाँ थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है, ठीक है। बट उस एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए जो बात मैंने यहाँ पर पिवट टेबल के लिए लिखवाई थी वही वहां पर लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये भी छोटा सा ही है, बस थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो इनमें लगेगा रिव्यू और व्यू के अंदर। तो एक काम करेंगे, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना ये चारों के चारों मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि केवल इनमें ही बचा हुआ है जो भी है, ये तो बहुत छोटा एक एक लाइन का ही है। हेल्प तो बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में था, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास और आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी का इस टॉपिक से रिलेटेड हो, इस टॉपिक से हटके हो, कुछ भी वो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला ना, सारा का सारा खेल टूल्स का, कमांड्स का ही है। हर एक टूल और कमांड के बारे में पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और उसका थ्योरेटिकल पॉइंट पता होना चाहिए। फिर जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम समझ जाएंगे और उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई कमेंट या डाउट नहीं है, तो दैट मीन कि हम है ना नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट है ना मेरे हिसाब से कल की नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर एक क्लास प्रैक्टिकल की रखेंगे तो एक्सेल भी हमारा फिनिश हो जाएगा। पावर पॉइंट इससे भी छोटा है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी हमारा एमएस ऑफिस वाला ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।